रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत का नया ऐलान। युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत ने बताई कीमत। भारत के स्टैंड के सामने झुके यूरोप, अमेरिका। रूस से नई दुश्मनी मोल ले लिया जापान। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो इन सभी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत ही गहरे संकट का सामना कर रही है। पहले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदहाल हो गई, जिससे सभी देश पटरी पर लौटने की कोशिश कर ही रहे थे। लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से दुनिया आज महंगाई का दंश झेल रही है और हर क्षेत्र में आर्थिक बदहाली अपने चरम पर है। आपको पता है कि युद्ध कभी भी किसी देश को फायदा नहीं दे सकता। युद्ध की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। चाहे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध ही देख ले, भारी संख्या में जनहानि तो यहाँ पर हुई है, साथ ही पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा है। इस युद्ध की वजह से दुनिया दो धड़ों में बंटी पड़ी दिखाई दे रही है। एक और यूक्रेन के समर्थक देश है, तो दूसरी ओर अंदर खाने रूस को सपोर्ट करने वाले देश भी लंबी कतार में खड़े हैं। ऐसे में हमारा भारत किस ओर है? इसको लेकर जब से युद्ध शुरू हुआ है, भारत अपना रवैया दुनिया को बता दिया था। भारत हमेशा शांति के पक्ष में बात करेगा, ना कि हिंसा के पक्ष में। भारत महात्मा गांधी की अहिंसा सोच वाला देश है, जिसका मकसद है दुनिया के अंदर आपसी सामंजस्य और शांति मेलझोल को बढ़ाना। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से यह युद्ध लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है और 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस बीच भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बयान को एक तरह से देखा जाए तो भारत ने इस युद्ध को समाप्त करने का कीमत बता दिया है। भारत के इस रवैये को देखकर अमेरिका, यूरोप सब हैरान है। दरअसल दोस्तों, भारत लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध को बातचीत और मिलजुल कर बैठकर विराम देने की बात कर रहा था। इसी बीच भारत ने एक बार फिर इस युद्ध पर दुनिया को अपने स्टैंड से अवगत कराया है। एक तरह से देखा जाए तो भारत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी वजह से लगातार कई देश भारत से उसके स्टैंड के बारे में बात करते हैं कि वह किसके साथ है। साथ ही वे यह भी दबाव बना रहे हैं कि रूस के अत्याचार के खिलाफ भारत अन्य देशों का यूक्रेन का साथ दे। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की मंगलवार रात हुई बैठक में कहा कि वह मानवीय सहायता के संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन सिद्धांतों के महत्व को जोर देता है। साथ ही यूक्रेन में हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का फिर से आह्वान करता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत ने वह बातें भी बता दी है जिसकी वजह से इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता है और एक बार फिर से दुनिया में शांति को स्थापित किया जा सकता है। यूक्रेन की मानवीय स्थिति पर यूएनएससी की बैठक में बोलते हुए भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मानवीय कार्रवाई हमेशा मानवीय सहायता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, यानी मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता। इन उपायों का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आर रविंद्र ने कहा कि भारत बिगड़ती स्थिति पर गहराई से चिंतित है और हिंसा व शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराता है। उन्होंने कहा, हमने संघर्ष की शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर चलने की जरूरत पर जोर दिया है। जब निर्दोष मानव जीवन दांव पर है, तो कूटनीति को ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध प्रभावित इलाकों में स्थायी मानवीय गलियारा बनाने और आवश्यक मानवीय चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए मार्ग की सुरक्षा की गारंटी के आग्रह का समर्थन करता है। आर रविंद्र ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उभरती मानवीय आवश्यकताओं के लिए उचित रिस्पॉन्स देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को मानवीय आपूर्ति भेजता रहा है, जिसमें दवाएं और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भी शामिल है। हम आने वाले दिनों में यूक्रेन को और अधिक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर रहे हैं। साथ ही यूएनएससी की मीटिंग में कहा, भारत ने यूक्रेन से लगभग 22,500 भारतीयों को सुरक्षित वापसी कराई है। इसके लिए हमने 90 उड़ानों के साथ ऑपरेशन गंगा शुरू किया। हमने यूक्रेन से निकलने में 18 अन्य देशों के नागरिकों की भी सहायता की। इस अभियान में मदद करने के लिए हम यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों की सराहना करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्षेत्रीय अखंडता और देशों की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। भारत इस आग्रह का मजबूती से समर्थन करता है।
वहीं दोस्तों दूसरी खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपका भारत के बयान पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं जापान ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है, क्योंकि टोक्यो ने नागरिकों के खिलाफ रूसी सेना के व्यापक अत्याचारों के खुलासे के बीच प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। रूस के व्यापारिक दर्जे को खत्म करना मॉस्को के खिलाफ जापान का नवीनतम कदम है और नई दुश्मनी मोल लेना विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है। और पिछले महीने प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा घोषित प्रतिबंधों की सूची का हिस्सा है, जिसमें 8 रूसी राजनयिकों और व्यापार अधिकारियों को निष्कासित करने का निर्णय भी शामिल था। जापान की संसद द्वारा रूस की व्यापार स्थिति अन्य देशों द्वारा सामूहिक रूप से लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के साथ रूस पर दबाव तेज करने की उम्मीद है, लेकिन यह कदम मॉस्को के गुस्से को भी प्रेरित कर सकता है। संसदीय निर्णय में उन लोगों द्वारा रखी गई आभासी मुद्रा के ट्रांसफर को रोकने के लिए एक विदेशी मुद्रा कानून में संशोधन को भी शामिल किया है, जो संपत्ति फ्रीजिंग के अधीन है। पूर्वी एशिया के आक्रमण के प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण जापान रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, जहां चीन की सेना तेजी से मुखर हो गई है। जापान ने सैकड़ों रूसी व्यक्तियों और समूहों की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया है, साथ ही नए निवेश और व्यापार का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें ऐसे माल का निर्यात शामिल है जिसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। वहीं जापान ने रूसी कोयले के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना की भी घोषणा की है। निष्कासन के अधीन 8 रूसी राजनयिकों को हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक बस में टोक्यो में रूसी दूतावास से निकलते हुए देखा गया, जहां वे देश लौटने के लिए एक रूसी सरकारी विमान में सवार हुए थे। जापान को पहले ही रूस के प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है। मॉस्को ने हाल ही में टोक्यो के साथ एक शांति संधि पर वार्ता को स्थगित करने की घोषणा की है, जिसमें रूसी कब्जे वाले द्वीपों पर वार्ता शामिल थी, जिसे पूर्व सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान से जब्त कर लिया था। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।